जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को जनहित की खबरें और जानकारी पुरजोर तरीके से लोगों के बीच में पहुंचानी चाहिए थी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल जनहित की खबरों को दबाने में लगी हुई है। वो केवल खबरों को दबा ही नहीं रही है, बल्कि लोगों को भटका भी रही है। वो जनहित की खबरें जो बड़े स्तर पर जनता को प्रभावित करती हैं, वो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। अगर कोई भी ऐसी जनहित की खबर आती है जो जनता को सीधे प्रभावित करती है, तो ये मीडिया कुछ शब्दों में उसे लिख करके अपनी वेबसाइट पर सरका देती है और जिन्हें विज्ञापनों में दबा दिया जाता है। मतलब जिन्हें खबरें चलानी चाहिए थी वो विज्ञापन चला रहे हैं और जिन्हें सवाल पूछने चाहिए थे वो ताली बजा रहे हैं। यही कारण है कि बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने वाली जो जनहित की सूचना या जानकारी और कानून है, वो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब है। यही कारण है कि जनता के हित के जितने भी अधिनियम या बड़े कानून आते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। बड़े बड़े अधिनियम देश में लागू हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र 20 से 30% लोग ही होंगे जो उनके बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। ऐसा ही अधिनियम हमारे देश में पिछले कुछ महीने में जो देश के राज्य हैं उनमें लागू हुआ। एक ऐसा अधिनियम जो लाखों विद्यार्थियों, अभिभावकों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मात्र कुछ प्रतिशत लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण और विनिमय अधिनियम 2025 की, जो हाल ही में अभी पिछले महीने इसे सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में उनकी राज्य सरकारों के स्तर पर लागू किया गया। अब सोचिए, इतना बड़ा अधिनियम जो सीधे सीधे लाखों विद्यार्थी और अभिभावकों को प्रभावित करता है। ऐसा अधिनियम जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया को बार बार कहकर के लोगों को बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, उसके मकसद को समझाना चाहिए था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की लिस्ट में से यह गायब है। ये कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण अधिनियम देश का सबसे शक्तिशाली अधिनियम साबित होने वाला है। आने वाले समय में यह अधिनियम कोचिंग सेंटर्स के स्वरूप को ही बदल कर रख देगा। लेकिन फिर भी देखिए कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि देश में अलग अलग राज्यों में वहां की सरकारों ने अपने हिसाब से इसे लागू कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण विनिमय अधिनियम 2025 की। और ये वीडियो उन दोनों के लिए जरूरी है, चाहे से वो विद्यार्थी या अध्यापक हो या फिर कोचिंग सेंटर्स हो, क्योंकि ये अधिनियम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने, उनकी धोखाधड़ी को रोकने, मनमानी फीस पर नियंत्रण लगाने, बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने और चाहे से वो छोटी कोचिंग हो या बड़ी कोचिंग हो, सभी को कानून के दायरे में लाने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस अधिनियम में कई सारे सख्त प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, सख्त जुर्माने की प्रावधान, फीस वापसी से संबंधित प्रावधान, और इतना ही नहीं बल्कि संपत्ति जब्ती का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। अब आप सोचिए कि इतना ताकतवर अधिनियम और उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यह वीडियो दोनों के लिए जरूरी है, जो विद्यार्थियों और अभिभावक हैं उनके लिए भी, और जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, चाहे वो छोटी कोचिंग है या बड़ी कोचिंग, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी जानना जरूरी है कि आखिर अधिनियम में किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं जो आगे उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण अधिनियम 2025 के जितने भी प्रावधान हैं, जो कि कई सारे पन्नों में सिमटे हुए हैं, मैंने उनको मात्र 20 बिंदुओं में, उनका जो निचोड़ है, उनका जो सार है, मात्र 20 बिंदुओं में तैयार किया है, ताकि मैं आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें मात्र उन 20 बिंदुओं के अंदर समझा सकूं। कम से कम समय में वो सारी बातें आपको बता सकूं, ताकि आप उस अधिनियम के सभी बिंदुओं से अवगत हो जाएं। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स एवं विनियमन अधिनियम 2025 जो है, उसे 8 मार्च 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और उसे 19 मार्च 2025 में राजस्थान विधानसभा में पहली बार प्रस्तुत किया गया। उसके बाद फिर इसे दोबारा कमेटी को भेजा गया। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, सुझाव आए, कुछ प्रावधान जोड़े गए, कुछ हटाए गए, और फिर 3 सितंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा में इस कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यानी कि 3 सितंबर 2025 को इसे राजस्थान विधानसभा में पारित कर दिया गया और उसके बाद इसे लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें सुझाव और प्रावधानों
कि जो कठिनाई थी वो सामने आती रही। इसी वजह से 28 अक्टूबर को इसका अंतिम मसौदा तैयार किया गया। अब 28 अक्टूबर के बाद चूंकि यह लागू तो हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे सुझाव थे जिनको जोड़ना था या उन सुझाव की वजह से कुछ संशोधन करना था। तो 28 अक्टूबर को इसकी अभी अंतिम बैठक हुई जिसमें अंतिम मसौदा तैयार किया गया। अब इस तरह से ये जो कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण अधिनियम 2025 है वो पूरे राजस्थान में लागू हो चुका है। पूरे राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया है और इसके जितने भी प्रावधान है या नियम है वो अब सभी छोटी और बड़ी कोचिंग्स पर लागू होंगे। अब इसे बिंदुओं के हिसाब से समझेंगे कि इसके नियम और प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि उनको सुन करके एक बार आपको सदमा सा लगे, क्या वास्तव में सरकार ऐसा चाहती है? इतना सख्त कदम उठाया है सरकार ने। हो सकता है कि आप ऐसा सोचने लगे, लेकिन इसके लिए हमें निगरानी भी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपको ये सारी बातें बोल करके बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की लिस्ट में से तो ये गायब ही था। अब अपन पहले बिंदु पर आते हैं कि ये अधिनियम जो है वो क्या कहता है। पहले बिंदु में अपन बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। अधिनियम कहता है कि जैसे ही ये लागू हो जाएगा, यानी कि ये जो कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण अधिनियम जैसे ही लागू हो जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर, लागू होने के 3 महीने के अंदर अंदर छोटी से लेकर बड़ी जितनी भी कोचिंग्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। मतलब से चाहे कोचिंग छोटी हो या बड़ी हो, सभी को सरकारी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के, बिना रजिस्ट्रेशन के वो अपनी कोचिंग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि उसकी पूरी तरह से निगरानी रहे, वो सरकार के कानून के दायरे में रह करके काम करे। तो इसलिए सरकार कह रही है कि आपकी कोचिंग छोटी है या बड़ी है, आप सभी को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि ये छोटी कोचिंग से क्या मतलब है। भाई जैसे मान के चलिए कोई 2, 5, 10 ऐसे बच्चे लेकर के बैठ गया तो क्या वो भी दायरे में आएंगे? नहीं। सरकार कहती है कि 100, यानी कि मिनिमम जो संख्या है उसकी 50 से 100 से शुरू होती है और उसके बाद वो कितनी भी हो सकती है। तो अगर किसी कोचिंग में 50 से 100 के बीच में बच्चे हैं तो इस ऐसी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो इतनी छोटी कोचिंग से लेकर और फिर जितनी भी बड़ी कोचिंग है सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब आते हैं दूसरा बिंदु। मान लीजिए किसी कोचिंग की अलग अलग ब्रांच है। कोई कोचिंग है जो जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, कोटा में भी है, इस तरह से उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। तो क्या केवल एक ही पंजीकरण करवाना है? इसके लिए नियम क्या है? तो ये अधिनियम कहता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी कोचिंग है और उसकी अलग अलग 3 शाखाएं हैं, 4 हैं या उससे अधिक हैं, तो भैया सभी शाखाओं के लिए अलग अलग उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अधिनियम कहता है कि अगर उसकी जितनी भी शाखाएं हैं तो उन सभी शाखाओं को अलग कोचिंग सेंटर्स के रूप में ही माना जाएगा और इस तरह से उसको अपनी अलग अलग शाखाओं के लिए अलग अलग पंजीकरण करवाना पड़ेगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा बिंदु है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होगा कोचिंग का वो कितने समय के लिए वैध होगा, कितने समय के लिए मान होगा। तो अधिनियम कहता है कि जो कोचिंग सेंटर्स पंजीकरण करवाएंगे वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसके बाद इस अधिनियम में और भी कई प्रावधान हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि 5वां बिंदु है कि एक मुश्त फीस के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो अधिनियम में कहा गया है कि आप किसी से भी एक मुश्त फीस के लिए दबाव नहीं डाल पाएंगे। आप लोगों को विकल्प देंगे, आप कम से कम 4 विकल्प देंगे कि वो 4 किस्तों में अपनी फीस को जमा करवा पाए। ऐसा नहीं है कि आप एक मुश्त फीस लेने के लिए किसी अभिभावक पर दबाव डालें। उसके बाद कम से कम 4 किस्तों में फीस भरने का विकल्प देना होगा। और 7वां बिंदु मैंने रखा है आपके लिए कि अगर बीच साल में, यानी कि कोई कोचिंग में पढ़ रहा है और अगर वो बीच वर्ष में ही कोचिंग को छोड़ देता है, उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसको बीच में किसी वजह से कोचिंग छोड़नी पड़ती है, तो अधिनियम कह रहा है कि आपको उसी अनुपात के अनुसार उस बच्चे को फीस वापस लौटानी पड़ेगी। क्योंकि अभी देखने में आता है कि यहां पर कोचिंग सेंटर्स की हालत है कि एक साथ कोशिश करते हैं कि वो फीस को उनसे वसूल लिया जाए बच्चों से, और उसके बाद चाहे वो 10 दिन पढ़े, चाहे 1 महीने पढ़े या 2 दिन महीने पढ़े, और फीस का फिर वापसी का उनका कोई नियम रहता ही नहीं। लेकिन सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से उनको बांध दिया है। वो कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा बीच सेशन में चले जाता है या मिड कोर्स में चले जाता है, किसी कारण से वो अपने उस कोर्स को पूरा करना नहीं चाहता है या नहीं कर पाता है, किसी भी स्थिति में अगर वो छोड़ता है, तो भैया आपको क्या करना है, आपको उसके जो भी समय है उसके अनुपात में उसका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, उसकी फीस को वापस करना पड़ेगा।
8वां बिंदु मैंने लिया है आपके लिए कि फीस लौटाने के नियम सार्वजनिक करने पड़ेंगे। अधिनियम कह रहा है सभी कोचिंग सेंटर से, आप छोटी हैं या बड़ी हैं, आपको जो फीस वापसी के नियम हैं उन्हें पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा, लोगों के लिए सार्वजनिक करना पड़ेगा। अब चाहे उसे आप बोर्ड पर डिस्प्ले करें या फिर वेबसाइट पे लिखें या किसी और जरिए से, लेकिन लोगों के लिए वो सभी नियम सार्वजनिक होने चाहिए कि फीस वापसी के नियम क्या है, और जो बाकी के नियम है उनको भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। नवा बिंदु लिया है कि प्रत्येक जो बैच होगा, यानी कि कोचिंग में जो बच्चा पढ़ रहा है, अभी देखा जाता है कि वो सुबह का जाता है और शाम तक आ पाता है, तो इस तरह से उसको कई घंटे वहां कोचिंग में लग जाते हैं। तो सरकार ये कह रही है इस अधिनियम के माध्यम से कि अब कोचिंग सेंटर्स को केवल 5 घंटे ही उस विद्यार्थी को अपनी कोचिंग में रखना है, 5 घंटे से ज्यादा आप उसका समय नहीं ले सकते। यानी कि 5 घंटे जो है वो, उससे अधिक कोचिंग जो है वो बच्चों पर दबाव नहीं डालेगी। 10वां बिंदु मैंने आपके लिए लिया है जिसमें मैंने लिखा है वो सबसे अहम नियम जो आजकल देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कई सारे जो सरकारी शिक्षक हैं वो अपने सरकारी स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने के लिए चले जाते हैं और वहां से भी मोटी फीस वसूलते हैं। तो इस अधिनियम के तहत ये सख्त प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई भी सरकारी जो टीचर है जो प्रतिदिन वहां सरकारी कार्यालय में काम करता है और सरकारी शिक्षक है, तो वो बिल्कुल भी किसी प्राइवेट संस्था में नहीं जा सकता, किसी भी प्राइवेट कोचिंग में वो नहीं पढ़ा सकता। तो इस तरह का सख्त प्रावधान इस अधिनियम में रखा गया है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है, कर्मचारी है, वो प्राइवेट संस्था में काम नहीं करेगा, वहां पर जाकर के बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकता। इसके बाद 11वां बिंदु मैंने आपके लिए रखा है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अब भ्रामक विज्ञापन नहीं कर पाएंगे। भ्रामक विज्ञापन यानी कि जो भ्रमित करते हैं, जहां लालच दिया जाता है अभिभावक को, जहां पर गारंटी दी जाती है, अंकों का लालच दिया जाता है, पास करवाने का लालच दिया जाता है, नौकरी की गारंटी दी जाती है, ऐसे करके कई सारे जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, या मान के चलिए किसी दूसरे जो स्टूडेंट कोचिंग का स्टूडेंट्स है उसको भी लेकर के ये वहां अखबारों में छपवा देते हैं। तो यहां पर सरकार ने सख्ती दिखाई है और एक प्रावधान जोड़ा है उसमें अधिनियम में कि अगर ऐसा भ्रामक विज्ञापन मिलता है और उसकी शिकायत आती है तो उस कोचिंग सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साफ साफ मना किया है कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते। और 12वें बिंदु में मैंने आपके लिए लिखा है कि पास होने की गारंटी या नौकरी दिलवाने की गारंटी वाले विज्ञानों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो वो इसी बिंदु से मिलता जुलता है। यहां पर वो कह रहे हैं कि कई कोचिंग ऐसी होती हैं जो नौकरी की गारंटी देती हैं, पास करने की गारंटी देती है, तो ऐसे विज्ञापन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। 13वां बिंदु देखिए, मैंने इसमें लिखा है आपके लिए कि इस एक्ट में 50 या उससे अधिक विद्यार्थी संख्या वाले कोचिंग सेंटर्स कानूनी दायरे में आएंगे। ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि वो छोटी कोचिंग हो या बड़ी कोचिंग, तो छोटी कोचिंग से अर्थ है यहां पर कि अगर किसी कोचिंग में 50 विद्यार्थी भी हैं तो वो इस कानून के अंतर्गत आ जाएगी। 14वां बिंदु मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ये जो उच्च रैंक को जो दर्शाते हैं ये कोचिंग सेंटर्स, इस तरह की उच्च रैंक वाले जो विज्ञापन है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस तरह के उच्च रैंक वाले जो विज्ञापन है वो भी अब ये कोचिंग सेंटर्स नहीं दिखा पाएंगे। उसके बाद 15वां बिंदु लेते हैं जिसमें मैंने आपके लिए लिखा है कि प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन होगा जो 30 दिनों के भीतर भीतर शिकायतों का समाधान करेगी। यानी कि ये अधिनियम कहता है कि अब भाई अधिनियम तो बना दिया, प्रावधान लिख दिए, लेकिन निगरानी कैसे हो। अब कोई बच्चा है जिसको ऐसा लगा कि शिकायत करनी है तो वो कहां शिकायत करेगा। तो ये अधिनियम कह रहा है कि इसके तहत क्या होगा कि जितने भी जिले हैं तो हर जिला स्तर पर एक समिति कार्यालय का गठन कर दिया जाएगा। यानी कि आप वहां जाकर के उस जिला कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं, उस समिति के सामने अपनी शिकायत रख सकते हैं और उनसे कहा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस शिकायत का समाधान करना पड़ेगा। अब ये शिकायत दोनों से संबंधित हो सकती है, कोई अभिभावक या विद्यार्थी है वो भी अपनी शिकायत वहां समिति के सामने रख सकता है और जो कोचिंग सेंटर्स है वो भी अपनी शिकायत वहां रख सकते हैं। अगला बिंदु जो मैंने लिया है 16वां, वो इसी से संबंधित है, जिसमें जो ये समिति बनेंगी जिला स्तर पर, जो ये समिति रहेंगी, इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो जिला मजिस्ट्रेट करेगा। यानी कि जो डीएम है जिले का वो इसकी अध्यक्षता करेगा, उसके अंडर में ये समिति रहेगी। 17वां बिंदु मैंने लिया है कि भाई ये जिला स्तर पर तो आपने समिति बना दी है, लेकिन ये प्रत्येक जिले में अलग अलग हिसाब से है, लेकिन इनके ऊपर भी तो कोई मॉनिटरिंग करने वाला होना चाहिए। अगर ये समितियां कुछ गड़बड़ करे, इनमें शामिल लोग गड़बड़ करे, तो वहां ऊपर बैठा व्यक्ति तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसका डर इनमें हो।
तो इसीलिए राज्य स्तर पर यानी कि राजस्थान राज्य में एक अलग से प्राधिकरण भी बनाया जाएगा, यानी कि एक बड़ा कार्यालय बनाया जाएगा जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी इन सभी जिला समितियों की। तो राज्य स्तर पर भी एक निगरानी कार्यालय होगा जो पूरे जिले की समितियों पर निगरानी रखेगा। और उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, वो क्या करेंगे, वो इस राज्य स्तर पर बने निगरानी कार्यालय के अध्यक्ष होंगे। यानी कि जिला स्तर पर तो डीएम जो है वो उसकी अध्यक्षता करेगा, और यहां पर जो उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो राज्य स्तर पर बने प्राधिकरण की जो निगरानी कार्यालय है उसकी अध्यक्षता करेंगे। 18वां बिंदु मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इस अधिनियम अथवा एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे सजा का प्रावधान भी है। अब मान के चलिए आपने शिकायत कर दी, लेकिन कुछ ना कुछ तो सजा निर्धारित होनी चाहिए। तो इस अधिनियम में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। हालांकि पहले ये और भी सख्त था, लेकिन जब सुझाव आए, संशोधन हुए, तो वो घटा करके थोड़े कम कर दिए गए। तो अभी क्या सुझाव है, तो ये कह रहे हैं कि अगर पहली बार किसी कोचिंग सेंटर ने पहली बार नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी कोचिंग सेंटर्स की पहली बार शिकायत आती है और कोई बड़ी शिकायत है ऐसी, तो उस पर कहा जा रहा है कि 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान है। ये पहली बार के लिए। लेकिन अगर उस कोचिंग सेंटर्स की शिकायत दोबारा आती है तो दूसरी बार नियमों के उल्लंघन पर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अगर बार बार उसकी शिकायत आती है तो बार बार शिकायत आती है तो अधिनियम में प्रावधान रखा गया है कि उसकी कोचिंग सेंटर का जो पंजीकरण है उसे रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उसके रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। फिर वो कोचिंग सेंटर नहीं चला सकता, क्योंकि नियम यही बनाया है सरकार ने। वो कह रही है कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के तुम कोचिंग चला ही नहीं सकते। अब जब रजिस्ट्रेशन को ही रद्द कर दिया जाएगा तो फिर वो कोचिंग भी नहीं चला पाएगा। ये सजा का प्रावधान तब है जब बार बार उसकी शिकायतें वहां समिति यानी कि जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर प्राप्त होती हैं और उसका सत्यापन होने के बाद ये सही पाई जाती हैं तो उस पर ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए कि जो 19वां बिंदु मैंने आपको लिखा है, क्योंकि इतने सारे जो प्रावधान थे वो मैंने आपको इन बिंदुओं में समझा दिए। ये शुरुआत से लेकर और ये सजा तक का प्रावधान, इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन जो मोस्ट थे वो मैं सब आपको बता चुका हूं। लेकिन और भी कुछ है महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं इस एक्ट में जो बताई गई हैं इस अधिनियम में, जैसे सप्ताह में 1 छुट्टी अनिवार्य रूप से मिलेगी। अधिनियम कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप चला ही जा रहे हो कोचिंग को, वहां कोई छुट्टी नहीं है, तो कह रहा है सप्ताह में 1 छुट्टी अनिवार्य है, रखनी ही पड़ेगी, चाहे वो पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए हो या वहां स्टूडेंट्स हो, छुट्टी अनिवार्य है। इस और क्या है प्रावधान कि बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो त्योहार के हिसाब से हो। अधिनियम कह रहा है कि ये छुट्टियां हैं वो त्योहार के हिसाब से हो, और जब त्योहार के हिसाब से होंगी तो बच्चा अपने घर जा सकता है, अपने माँ बाप के साथ दिन बिता सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल 1 दिन की छुट्टियां रख दी तो वो न ढंग से त्योहार बनाता है, आप यहाँ पर अपनी कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो इस तनाव में आकर के वो घर भी नहीं जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उन त्योहारों का आप ध्यान रखें और इस हिसाब से छुट्टियों को करें। सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, और प्रावधान में यह भी लिखा गया है कि चाहे कोचिंग छोटी हो या बड़ी हो, सभी को सीसीटीवी कैमरे लगवाने ही पड़ेंगे। चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे बैठक है, या फिर वो पढ़ाने वाली जगह है, या और भी कोई ऐसी जगह, वहां पर सीसीटीवी कैमरा जरूर होना चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग आपको रखनी पड़ेगी। प्रत्येक कोचिंग की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिस कोचिंग से संबंधित पूरी जानकारी उस पर उपलब्ध हो। तो इस प्रावधान में लिखा गया है कि अगर आप कोचिंग चलाने का शौक रखते हैं तो एक वेबसाइट भी बनवा लीजिए, ताकि सारी जो नियम है वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे और आप अपनी तरफ से जो भी बातें रखना चाहते हैं, जो भी आपकी गतिविधियां हैं, रोज की बातें, वो सारी की सारी वेबसाइट पर डालना अनिवार्य है। आपको एक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। और लड़के और लड़कियों की जो बैठक व्यवस्था है वो अलग अलग हो। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इसे भी अपन मान सकते हैं। अभी तो क्या है कि वो एक साथ बैठने की व्यवस्था होती है ज्यादातर कोचिंग में, लेकिन इस अधिनियम के एक प्रावधान रखा गया है जिसमें कहा गया है कि लड़का और लड़की की जो बैठक व्यवस्था है, वहां पर जो बैठने की व्यवस्था है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो देखा आपने इस अधिनियम में कितने महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो आपको जानना जरूरी था। अब चाहे से आप विद्यार्थी या अभिभावक हैं या किसी कोचिंग सेंटर्स के संचालन करता है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। और इसी हिसाब से देश के और भी कई राज्य हैं जहां पर इस तरह के अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप राजस्थान से नहीं हैं और अगर आप किसी और राज्य से संबंध रखते हैं और इस तरह के अधिनियम की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह से मैं आपको उस पूरे अधिनियम का सार जो है, उसका निचोड़ है, कम से कम बिंदुओं में आपको वीडियो के जरिए ला कर दूंगा।
अब आप चाहे से कोई विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं या कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि समय रहते जो जानकारी है वो लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए।